हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी 365 का इकोनॉमिक अर्थशास्त्र और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में फर्स्ट सब हेडिंग है फर्टिलाइजर्स सेक्टर इन इंडिया, भारत में उर्वरक क्षेत्रक। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने एक अप्रूव किया है किसानों के लिए एक नवीन योजनाओं का एक विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। ठीक है, तो एक यूनिक पैकेज लाया गया जिसका वर्थ है ₹3.70 लाख करोड़। ठीक है, इस पर्टिकुलर योजना की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। पहला है PM प्रणाम। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये हमेशा बजट में इसको अप्रूवमेंट दिया गया है और हमेशा न्यूज़ में हमने इसको देखा है। PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमीलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो इसको हम PM प्रणाम नाम से जानते हैं। इसमें करना ये है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे, साथ ही इसका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा बना रहे। तो यहाँ पे एक बैलेंस रखना है। दूसरा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट करने के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि बाज़ार विकास सहायता, इस तरह से ये बनाना है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA। ठीक है, तो ये इस स्कीम का नाम है गोबर धन। यहाँ पे गोबर धन की भी एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस और धन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के लिए एक और स्कीम दी गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र कोटेड यूरिया। ठीक है, तो इसको यूरिया गोल्ड का नाम दिया गया है। तो जो भी यूरिया आती है उसके ऊपर एक सल्फ़र की कोटिंग प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि मिट्टी जो होती है वो सल्फ़र की डेफिशिएंसी होती है कई जगहों पे, तो वहाँ पे सल्फ़र की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम लोग यूरिया में यानी कि फर्टिलाइज़र्स में ही सल्फ़र मिला देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट है। करेंटली नीम कोटेड यूरिया यूज़ किया जाता है, बट उससे भी अच्छा बेहतर ऑप्शन जो है वो है सल्फ़र की कोटिंग करना। साथ ही इंडिया में यूरिया पे सब्सिडी स्कीम भी चलाई जाती है। हालांकि वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है इस बात पे कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, बट इंडिया में प्रोडक्शन का लेवल ही इतना है, पॉपुलेशन इतनी है कि खुद के लोगों के लिए प्रोडक्शन करना और साथ ही कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोडक्शन करना, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएँ। साथ ही जो फार्मर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को अपने पूरी लागत लगा के ख़रीद सकें, तो इसलिए उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक सेक्टर की स्कीम है, तो इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है सब्सिडी को। फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे उर्वरक उपभोक्ता देश है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। सेकेंडली देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उत्पादक भी ये तीसरा उत्पादक भी है और साथ में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंज्यूम भी यही करता है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है फर्टिलाइज़र मटेरियल्स का। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसको ये इम्पोर्ट करता है बाहर की कंट्री से, तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमर कंट्री है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का। जिसमें ओवरऑल फर्टिलाइज़र में बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडिया में NPK की डेफिशिएंसी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की ही डेफिशिएंसी पाई जाती है यहाँ के सॉइल में। तो इन तीनों एलिमेंट्स को अलग से मिट्टी में यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो वो फर्टिलाइज़र केमिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं, साथ ही ऑर्गेनिक तरीके से भी आप फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है प्राइमरी फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, प्राथमिक उर्वरक, वो ज़्यादातर यही होते हैं NPK, नाइट्रोजनस, यूरिया बेस्ड, फॉस्फेटिक, DAP याद रख सकते हैं आप, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, और पोटेशियम, इसे म्यूरेट ऑफ पोटैश
फर्टिलाइज़र कहा जाता है, MOP। सेकेंडरी फर्टिलाइज़र में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड नाइट्रोजन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक साइंस का भी क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, और ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है और कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषण तत्व। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फर्टिलाइज़र या फिर उर्वरक। ठीक है, सेकेंड है फॉस्फोरस सेक्टर। फॉस्फोरस सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कई सर्वेक्षण और शोध से ये पता चला है कि भारत को फॉस्फोरस प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी करेंटली सिचुएशन ऐसी है कि फॉस्फोरस जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है इंडिया में। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस से, और ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो वेस्ट अफ्रीका से आता है। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं फॉस्फोरस की, ये कैडमियम के साथ प्रेजेंट होती है, तो कैडमियम प्लस फॉस्फोरस जो है ये एज अ रॉ मटेरियल मिलता है वेस्ट अफ्रीका से, और इन दोनों को अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब ये भेजा जाता है फॉस्फोरस जब भेजा जाता है तो ये कैडमियम के साथ मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की बात हो रही है। फॉस्फेट रॉक्स की अगर बात करें इंडिया में तो 2 ही स्टेट्स में पाया जाता है, एक राजस्थान में और दूसरा MP में। यूपी के भी कुछ स्थानों पे डिपॉजिट्स पाई जाती है, जैसे ललितपुर में, यूपी के ललितपुर में, मसूरी में उत्तराखंड में, और कडप्पा बेसिन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस की उपलब्धता को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि कुछ कंसर्न है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉस्फोरस जो है वो कैडमियम के साथ रहता है, पाया जाता है, कोएग्जिस्ट करता है, और इन दोनों को रिमूव करना एक थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ज़्यादातर वर्ल्ड का जो रिजर्व है फॉस्फोरस का वो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया के पास है। हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं हम लोग। फॉस्फोरस के कुछ हार्मफुल प्रभाव भी होते हैं, जैसे मच ऑफ द फॉस्फोरस इज लॉस्ट डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो रन ऑफ हो जाता है ये। यहाँ पे अगर मिट्टी में डालो तो सीवेज के माध्यम से ये सीधे जल निकायों में पहुँच जाता है। ठीक है, जिससे कि शैवालों की वृद्धि, देखा होगा आपने, अलगल ब्लूम्स का ग्रोथ हो जाता है पानी के ऊपर, जो हरी हरी घास बन जाती है। इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं। सेकेंड है कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स, तो अभी यहाँ पे ये कैडमियम भी मिल रहा है इसके साथ, तो ये हैवी मेटल है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी में तो फसल जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसको अवशोषित नहीं कर पाती है, मिट्टी में रहता है, फिर फसलें इसको अवशोषित जब कर लेती हैं तो उसके बाद ये सीधा, जैसे क्रॉप्स जो है, जब कोई पर्सन इसको खाता है तो उसके पास भी ये हैवी मेटल चला जाता है। तो हैवी मेटल जो होता है ये इसके में एक्यूमुलेट करने लगता है, मतलब जब ये इसके शरीर में जैव संचयन होने लगता है। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन का यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, इन्वायरमेंट का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जैव संचयन होने लगता है, और जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो इससे भी अलग रोग पैदा होते हैं, जैसे कि हृदय रोग की में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पे ये फॉस्फोरस और कैडमियम से रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो हम लोगों ने देखे, हानिकारक प्रभाव। सेकेंड हम लोग देखते हैं माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई। ठीक है, तो जल शक्ति के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सेंसस किया गया है, गणना की रिपोर्ट जारी की गई है माइनर इरिगेशन स्कीम्स को लेकर, लघु सिंचाई योजना। ठीक है, तो सिंचाई योजना से आप समझ रहे होंगे मिट्टी में या जो क्रॉप्स उगाई गई हैं उनमें पानी का प्रवाह किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, उसको इरिगेशन कहते हैं। अब इसमें माइनर इरिगेशन लगा दिया गया है, तो क्लासिफिकेशन होता है इरिगेशन, 3 के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है हमारा प्रमुख सिंचाई योजना, एक होता है मध्यम, और एक होता है लघु सिंचाई योजना। ठीक है, तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कृषि योग्य क्षेत्र, यदि आपका 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तो वो आपके प्रमुख इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। सेकेंड, मध्यम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं 10,000 से 2,000 तक के जो कृषि योग्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो क्षेत्र यदि 10,000 से 2,000 तक के हैं तब
वो मध्यम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। और अगर लघु उद्योग की बात की जाए तो लघु प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2000 से कम के होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो 2000 से कम हेक्टेयर के हैं वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस वाटर से और एक ग्राउंड वाटर से लिया जाता है। ठीक है, तो सरफेस वाटर में नदी नाले आसपास में कैनाल बना दिया इस तरह से, और ग्राउंड वाटर में सीधा ज़मीन से बोरवेल की तरह की सहायता से या फिर ट्यूबवेल की सहायता से इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से लघु इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दो कैटेगरीज हैं इस स्कीम की, एक है भूजल योजनाएं, ठीक है, जिसमें ग्राउंड वाटर स्कीम्स होती हैं, डग वेल बनाए जाते हैं, बोरवेल बनाए जाते हैं और ट्यूबवेल्स बनाई जाती हैं। इस तरह से ये आपकी भूजल योजनाएं होती हैं। एक होता है सतही प्रवाह योजना, यानी कि सरफेस फ्लो स्कीम्स, जिसमें टैंक बनाए जाते हैं, डैम जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, साथ ही कैनाल्स बनाए जाते हैं ना। इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बिंदुओं पे नज़र डालते हैं। पहला तो ये वाटर बॉडीज़ का पहला सेंसस हुआ है। ठीक है, जल निकायों की पहली गणना हुई है और इसे छठी लघु सिंचाई योजनाओं के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस विद द 6th माइनर इरिगेशन स्कीम्स के साथ मिलकर इसको किया गया है। इसका जो बेस ईयर रखा गया है, रेफरेंस ईयर, वो है 2017-18। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जा सके जल निकायों के बारे में। इस रिपोर्ट में कुछ बातें पाई गई हैं, जैसे कि 695 डिस्ट्रिक्ट्स में 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स चलाई गई है, इसको रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 94.8% जो है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है और बाकी जो बची हुई 5.2% है ये सरफेस वाटर स्कीम्स के तहत चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स पाई गई है, इसके बाद महाराष्ट्र, एमपी, फिर तमिलनाडु में। और इसमें भी देखा जाए तो डग वेल्स यानी कि कुओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा पाई गई है माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा। रिसेंटली जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 2023 में, टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के द्वारा की गई है, यानी कि बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत की गई है और 2023 इसका स्थापना ईयर है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 है, सीड का कंजर्वेशन, प्रोमोशन और रिसर्च। ठीक है, तो बीजों का संरक्षण, संवर्धन और अनुसंधान, इन तीनों में ही मदद मिलेगी। इससे जो पारंपरिक बीज हैं, ट्रेडिशनल बीज, ठीक है, वो आज के लिए भी कंजर्व रहे और आगे हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिलता रहे, और साथ ही जो प्रोडक्शन है, जितने भी अन्न, फल, सब्जियों, इनका प्रोडक्शन जो है वो हेल्दी हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेडिशनल बीजों को संरक्षित किया जा रहा है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे अलग निकाय जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ़को इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही कृषक भारती सहकारी लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी है जैसे कि डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NCDC। ठीक है, ये सभी मिल के काम कर रहे हैं, किसानों के लिए समर्पित है ये योजना। नेक्स्ट है सीड सर्टिफिकेशन, बीज का प्रमाणीकरण। तो यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने साथी पोर्टल, ठीक है, एक साथी पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। तो सीड ट्रेसिएबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो ट्रेसिबिलिटी मतलब सीड की जो डिमांड है उसको पूरी की जा सके, ऑथेंटिक हो मतलब अच्छे सोर्स से पाया गया हो, स्वस्थ बीज जो है वो किसानों तक पहुँचे, इसके साथ ही इन्वेंट्री बनी रहे मतलब इसकी उपलब्धता के
से जुड़े जो एक इन्वेंट्री है वो बनी रहे। तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। साथ ही पोर्टल इसका नाम है, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जो कि प्रेजेंट डे जो चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ आ रही हैं कृषि में, जैसे कि बीज की पहचान, बीज के उत्पादन या उसकी गुणवत्ता, इसके लिए एक बीज का प्रमाणन की ज़रूरत है। और इस तरह से बीज को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप जो फार्मर्स हैं वो आसानी से बीजों को पहचान सकते हैं, उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के बारे में अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो QR कोड के माध्यम से आप सीड को किस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है, बीजों का जो सर्टिफिकेशन है वो QR के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये बनाया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा और इसकी जो थीम है वो है उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है, ये थीम है इसकी, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ या चुनौतियाँ भी हैं इससे रिलेटेड, सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। पहला, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डिमांड। तो जो प्रमाणित बीज हैं इनसे संबंधित कितनी मांगे होगी ये अनिश्चित है अभी, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। दूसरा, जो आप बीज रख रहे हैं इनकी बहुत शेल्फ लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो बीज जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, एक सीज़न के लिए ही बस यूज़ में आते हैं। उसके बाद जो बीज है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, तो इनकी शेल्फ लाइफ यानी कि अलमारी में कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है सही स्थिति में, उसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है। हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, मतलब लिखा है इसको हिंदी में भी यही। तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है। थर्ड है लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो अभी तो ये नया पोर्टल बना है, अभी इस ढंग से इसकी मॉनिटरिंग हो नहीं पाई है और जितने भी स्कीम्स अभी बनाए गए हैं इसको डिजिटलाइज तो किया जा रहा है लेकिन अभी उस पर जो वर्क है वो होना कम्प्लीटली बाकी है। लैक ऑफ एक्सेस, तो यहाँ पे अवसंरचना की कमी भी पाई गई है जिसके कारण जो प्रमाणित बीज हैं इनको प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ एक्सेस भी है। साथ ही इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, जो निगरानी तंत्र है उसका अभाव है। तो इस तरह से ये हो गया सीड सर्टिफिकेशन के बारे में क्या न्यूज़ है और किस तरह का ये जो पोर्टल है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप पोर्टल याद कर सकते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये याद कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, सीड सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फूड स्टोरेज इन इंडिया, भारत में खाद्य का भंडारण। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स बनाए गए हैं और इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। इसका एम क्या है, जिससे कि हम लोग फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकें, वेस्टेज ना हो। जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारे अनाज जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इसको वेस्ट को कम किया जाए। इसके साथ ही फार्मर्स को एम्पावर किया जाए कि वो उनके पास एक अपना गोडाउन हो और एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो शॉर्ट में उद्देश्य मैं आपको बता देती हूँ। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, किसानों को सशक्त बनाना और इसके लिए एक प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके लिए क्रॉप लोन दिए जाएंगे, किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा कम ब्याज पे, जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके जहाँ पे खाद्यान्नों का भंडारण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे फसल ऋण प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं फार्मर्स के लिए, उनका एक समन्वय तैयार किया जा रहा है, कन्वर्जेंस तैयार किया जा रहा है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई जाती है, जैसे कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, साथ ही और भी स्कीम्स के नाम लिखे गए हैं। इन सभी स्कीम्स को एक साथ समन्वय किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा भी कुछ स्कीम्स चलाई जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न प्रसंस्करण और
औपचारिकरण योजना, यहाँ पे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, साथ ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये सभी जो स्कीम्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। उपभोक्ता मामले यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, इस तरह की जो योजनाएं हैं ये चलाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ खाद्यान्नों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं इंडिया में चलाई जाने वाली, वो इस टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, खाद्य प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में तो टोटल जो प्रोडक्शन होता है, कुल उत्पादन जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाया गया है, तो देश में प्रति वर्ष लगभग 3100 लाख टन जो है वो अनाज का उत्पादन होता है। ठीक है, अनाज की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जो खाद्यान्न खरीदे जाते हैं वो FCI के माध्यम से किए जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल पे भी खाद्यान्नों को खरीदा जाता है। ठीक है, तो सरकार अपनी डिफरेंट स्कीम चलाने के लिए, साथ ही राशन गरीबों में बांटने के लिए इस तरह से कई स्कीम चलाती है, और अनाज जो है वो खरीदती है सीधा किसानों से। ठीक है, तो ये FCI के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें उसको खाद्यान्न को स्टोर करना रहता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना रहता है, और इन सभी चीज़ों में जो सुरक्षा है उसकी भी गारंटी प्रदान करनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट के माध्यम से फूड गेन प्रोडक्शन इन इंडिया बताया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लगातार बढ़ रहा है ये ट्रेंड जो है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन। तो जिस तरह से मुद्रास्फीति, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म है, हमने मनी से रिलेटेड देखा कि इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी होती नहीं है, तो एक इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, जहाँ पे चीज़ों का मूल्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। इसी तरह से खाद्यान्नों में भी इन्फ्लेशन देखा गया है कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का मूल्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अक्सर हमने अदरक के केस में, या फिर टमाटर के केस में, या इवन आलू के केस में देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है और डिमांड उतनी ही बनी हुई है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन खाद्यान्नों के। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने एक अनुमान लगाया है, जिससे पता चलता है कि अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम से कम 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ किसानों को इंडिया के सभी किसानों को कुछ हानि का सामना करना पड़ा है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि खाद्यान्न मुद्रास्फीति का ढंग से प्रबंधन नहीं हो पाया। तो इससे कुछ रिलेटेड तथ्य देखते हैं। तो खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो लगातार कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज कर रही है ऑन ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज़। ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट जो है वो इस इतने ही स्तर पर हो पाए कि इंडिया में जो डिमांड और सप्लाई की चेन है वो कहीं से ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में डिमांड और सप्लाई की चेन जो है वो ढंग से बनी रहे, और उसके साथ ही उसके बाद फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा अपने अनाज के स्टॉक को बाजार दर में से काफ़ी कम कीमत पर जारी करने से किसान को अतिरिक्त 548 रुपये प्रति कुंटल का संभावित नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ अपना जो स्टॉक था ग्रेन्स का, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि FCI जो है वो खाद्यों का अनाजों का भंडारण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने अपने जो स्टॉक हैं उनको कई मार्केट रेट से कई कम दामों पे मार्केट में दे दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि किसानों का जो रेट है वो ख़राब हो गया, और इससे उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो प्रति कुंटल 548 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन को किस तरह से हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए 2 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है,
जो उत्पादन करता है और रिटेलर होता है, मतलब खरीदार होता है। तो अगर x रुपीज़ में कोई प्रोड्यूसर ने 2022 में बेचा था कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट बेचा था, और इसकी कीमत जो है वो 2024 में बढ़कर y रुपीज़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y के माध्यम से बताया गया है। तो ये जो इसमें चेंज आया है x रुपीज़ से y रुपीज़ के बीच में, इसी को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मनी जो भी हुई है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 2020 की अपेक्षा में 2024 में जो कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़ गई होगी, इसी को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और ये थोक के मूल्य का सूचकांक है। तो यहाँ पे थोक की कीमतों को देखा जाता है। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मतलब इसमें देखा जाता है कि कंज्यूमर के लेवल पे जितने गुड्स और सर्विसेज हैं, इसमें दोनों चीज़ें आती है, आपकी वस्तु भी आती है, साथ में सेवाएं भी आती हैं। तो इसका जो मार्केट में मूल्य है अभी के गिवन ईयर में, जिस भी ईयर का निकाल रहे हैं हम लोग, अपॉन जो इसका बेस ईयर है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मार्केट इन बेस ईयर, कोई भी बेस ईयर लिया जा सकता है। मान लीजिए 2017 बेस ईयर लिया गया है, तो उसकी अपेक्षा में देखा जाएगा कि वैल्यू ऑफ मार्केट कितना चेंज हुआ है आज के साल में, और हमारे बेस ईयर में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स इंडिया में जितना खाद्यों में इन्फ्लेशन चल रहा है उसको पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा निकाला जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, तो CSO, और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र याद कर सकते हैं। ये सिर्फ वस्तुओं के लिए होता है। WPI जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये सिर्फ वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वस्तुओं और सेवाएं दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो गुड्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं होलसेलर और ट्रेडर के बीच में, और ये कंज्यूमर को मिलते हैं, ठीक है। तो होलसेल जो है वो मैंने आपको समझा दिया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ये दोनों ही इंडिकेटर्स हैं इंडिया में फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन के कुछ आंकड़ों पे नज़र डालते हैं। तो पहला तो है रिटेल इन्फ्लेशन, ये लगभग 6.83% है। अगस्त 2023 की रिपोर्ट है ये। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.2% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है वो, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड हमेशा ज़्यादा बनी रहती है और सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इन्फ्लेशन की एक स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादातर देखा गया है, टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, वीट या राइस के भाव, चावल और गेहूं के भाव भी बढ़ जाते हैं। इसका कुछ डोमेस्टिक कारण भी होता है। अगर हम लोग देखें तो घरेलू कारक जैसे कि हीट वेव्स, ठीक है, या फिर बारिश का सही से ना होना, अनसीजनल रेन हो जाना, गलत टाइम पे बारिश हो जाना, और जब बारिश होनी थी तो बारिश ना होना। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे क्रॉप पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और हमारी सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉनसून का अनियमित होना, और साथ में कच्चे तेल पे भी इसके जो कच्चे तेल का जो दाम है उससे भी काफ़ी हद तक फूड ग्रेन्स पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ट्रक से होता है, और इस तरह से ट्रक का जो अगर डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों के फूड ग्रेन्स के भी दाम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सरकार की जो MSP पॉलिसी है इससे रिलेटेड भी जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूल्य निगरानी विभाग, यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न। ये लगभग हर प्रत्येक जिले में इसमें स्थापना की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक PMC की स्थापना की जाएगी जो कि मूल्यों का निगरानी केंद्र की तरह होगा, ठीक है। देखा जाए तो ये 22 एसेंशियल वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं, जिसमें मूल्यों की निगरानी करना अति आवश्यक है। देख सकते हैं फूड ग्रेन में राइस, वीट, और दालों में सभी तरह की दाल, साथ में ऑयल, खाद्य के तेल, सब्जियां और अन्य वस्तुएं। इस तरह से इन लोगों की इन सभी 22 एसेंशियल कमोडिटी जो हर घर में प्रतिदिन यूज़ किए जाते हैं, इनके प्राइस की, इनके मूल्यों की निगरानी के लिए ये विभाग बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ प्रमुख मेजर्स लिए जा रहे हैं। मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कुछ पहल की जा रही है, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन, याद रख सकते हैं आप ऑपरेशन ग्रीन। इसको लॉन्च किया गया, जैसे ऑपरेशन फ्लड
दूध की सप्लाई बनी रहे उसके लिए किया गया था ऑपरेशन फ्लड। इसी तरह से ऑपरेशन ग्रीन किया जा रहा है जिसमें प्राइस को स्टेबलाइज किया जा रहा है, जो भी मूल्य है उसको एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जा रहा है, साथ ही जो एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि जो इंडिया में सप्लाई जो है वो बनी रहे, डिमांड और सप्लाई की एक जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चले। उसके बाद जो बचा हुआ माल है सिर्फ वही एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, निर्यात को नियंत्रित किया जा रहा है। किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जा रही है एमएसपी के जरिए, सब्सिडी के जरिए, साथ ही आपूर्ति पक्ष से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि जो भी कृषि उत्पादकता है उसमें सुधार लाएंगे और भी तरह के पहल जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जलीय कृषि क्षेत्र एक्वाकल्चर सेक्टर। तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट ने एक नया लॉ बनाया है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023। ये एक नया विधेयक आया है। इंडिया के अगर मत्स्य पालन क्षेत्र को देखा जाए तो इंडिया जो है वो अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहला स्थान है इसका, ठीक है। तो इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन यानी कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में इसका पहला स्थान है। जलीय कृषि एक्वाकल्चर मछली उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। तो एक्वाकल्चर में इसका दूसरा स्थान है। ओवरऑल फिश प्रोडक्शन देखा जाए तो तीसरा स्थान है, और साथ ही अगर मछली और मत्स्य उत्पादकों के निर्यात को देखा जाए तो चौथा स्थान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वाकल्चर होता क्या है। तो एक्वाकल्चर मछली, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय प्रजातियों की खेती को एक्वाकल्चर कहा जाता है। इट इज़ द फार्मिंग ऑफ फिश, सीवीड या फिर अदर एक्वेटिक स्पीशीज़। तो किस तरह से किया जाता है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ सबमर्ज केज लगाए गए हैं और नेट लगाए गए हैं। यहाँ पे कुछ नेट बनाए गए हैं, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। तो इस तरह से मछली जो है पकड़ी जाती है। इस लेवल पे देखा जाए तो कुछ लाइंस बनाई गई हैं। यहाँ पे शैवालों को पाला जा रहा है, साथ ही कुछ और भी मछलियों को पकड़ने की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे बॉटम कल्चर लिखा हुआ है, तो ये बॉटम कल्चर की तरह से यहाँ पे कुछ काम किए जा रहे हैं। मतलब जस्ट जो ये लेवल है वाटर लेवल और लैंड का, तो यहाँ पे जस्ट जो है ये बॉटम कल्चर बनाया जा रहा है। इसमें लाइन्स, ट्रे, बैग इस तरह के यूज़ किए जाते हैं जिससे कि इन जो फार्मिंग की जा सके शैवालों की, साथ ही बाइवाल्व। यहाँ पे भी ये भी एक एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं। तो जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, जल की जो भी प्रजाति है उसका पालन किया जा सके यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो समुद्री लेवल पे हो गया, मतलब सी लेवल पे हो गया, नदी में या फिर जो भी वाटर बॉडी कनेक्टेड है लैंड से, ठीक है। तो वो ये तो यहाँ का तंत्र हो गया। अगर लैंड के आसपास कोई नदी नहीं है, डायरेक्ट वाटर बॉडी कनेक्टेड नहीं है, तो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पॉन्ड या फिर लेक बनाकर भी हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं मछली या मछली से रिलेटेड जो भी अदर स्पीशीज़ हैं उनकी, ठीक है। तो ये पॉन्ड्स और लेक टैंक्स की मदद से भी हम लोग एक्वाकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो विधेयक लाया गया है इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बात तो इसमें कोस्टल एक्वाकल्चर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके लिए एक डेफिनेशन बनाई गई है, परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सलाइन या फिर फ्रेश वाटर में, ठीक है, लवड़ी या फिर खारे जल में कोई एक नियंत्रित परिवेश में यदि मत्स्य पालन होता है और संग्रहण होता है तो उसको कोस्टल एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेयरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग क्रेटेशियन, मोलस्क, फिन फिश, सीवीड, इन सभी को एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल कंडीशन में पाला जाता है। तो उसको हम लोग कोस्टल एक्वाकल्चर के दायरे में आता है वो सब, ठीक है। इसको रेगुलेट करने के लिए, कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे नो डेवलपमेंट जोन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इस तरह के। इसके साथ ही कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसको CAA का नाम दिया गया है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। इसके साथ ही यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो कुछ क्रिमिनलाइजेशन एक्ट, जैसे कि उसमें कुछ फाइन लगाया जाएगा या फिर इवन जेल भी हो सकती है। तो अब कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी नियम है, जो भी प्रावधान है, उनको कुछ नए तौर पे प्रेजेंट किया गया है जिससे व्यापक तौर पे इसका उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इनलैंड फिशरी,
ठीक है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली ओवरटेक कर लिया है चाइना को। ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हुआ करता था मछली पालन के लिए, वो पहले चाइना हुआ करता था। अभी चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश बन गया है भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है। तो भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। इनलैंड फिशरी का अर्थ क्या होता है? अंतर्देशीय मत्स्यिकी का मतलब होता है देश के भीतर स्थित नदियाँ, जल, झील, जलाशय, तालाब जैसे जल निकायों में मछली का उत्पादन करना, प्रबंधन करना और संरक्षण करना। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेस जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर एंड पॉन्ड्स। ये 2 मेथड से किया जाता है। एक होता है मछली पकड़ना, कैप्चर फिशरी, और दूसरा होता है मत्स्य पालन। ठीक है। तो मछलियों का मत्स्य पालन मतलब कल्चर फिशरीज। तो या तो आप मछली पकड़ लीजिए या फिर मछलियों का प्रोडक्शन कर दीजिए। ठीक है। इन 2 मेथड से इनलैंड फिशरीज की जाती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनलैंड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मरीन प्रोडक्शन जो है वो एक लेवल पे स्टेबल है। ठीक है। तो इनलैंड प्रोडक्शन यानी कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन का जो लेवल है, ये ट्रेंड जो है ये बढ़ता जा रहा है, और ये ट्रेंड इस कदर बढ़ गया है कि चीन को हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लिव स्टॉक सेक्टर। ठीक है। पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री में आता है, इन्होंने लॉन्च किया है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। ठीक है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम यानी कि जो भी लोन लिए जाते हैं, जो भी पशुधन क्षेत्र में काम कर रहा है उसके द्वारा जो लोन लिए जाते हैं, वो लोन जो है वो एक कम ऋण की दर पे दिए जाए, साथ ही एक फैसिलिटेट किया जाए स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो लोन आसानी से मिल सके जो भी MSME इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आएगा। ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर आती है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और ये 8 कंपनियों के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, सेटिंग अप ऑफ वेटरनरी एंड ड्रग प्रोडक्शन, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी के द्वारा। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है पशुधन क्षेत्रक होता क्या है? तो पशुपालन जो है वो राज्य सूची का एक विषय है। ठीक है। और जनगणना के अनुसार देखा गया 2012 यानी 2012 की जनगणना के हिसाब से देखा गया है कि जो लिव स्टॉक है यानी कि जो हमारा पशुधन है ये लगभग 4.8% की ग्रोथ हुई है इसमें। ठीक है। अब ये किस तरह से हो सकता है? जो पशुपालन के प्रकार हैं वो है डेयरी फार्मिंग, जिसमें डेयरी के से जुड़े हुए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी जानवरों की देखभाल की जाती है। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको हम लोग कुक्कुट पालन के नाम से जानते हैं। इसमें पक्षियों का व्यवसाय किया जाता है, इसका पालन किया जाता है, प्रजनन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मछली पालन, और इसके बाद मधुमक्खी पालन। ये सभी हमारे पशुधन क्षेत्र के पार्ट हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि हम लोग दूध उत्पादन का देखें तो श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। तो देखा गया तो इसमें ग्रोथ है 22.81%, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है दूध उत्पादन में। दूसरा है अंडा उत्पादन, इसमें जो इंक्रीज़ है वो 33.31% है, और आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। मीट प्रोडक्शन पिंक रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्थान पे, सेकंड जो है वो वेस्ट बंगाल है। ऊन का उत्पादन देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान है पहले स्थान पे, और ये डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है। ठीक है। तो बाकी सभी क्षेत्र जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, बट ऊन का उत्पादन जो है वो कम हुआ है। तो पहला राजस्थान है फर्स्ट नंबर पे, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। पशुधन क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देख सकते हैं आप। तो पहले तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसके साथ ही जो चारा है और पशु आहार है इसमें कमी पाई गई है। पशु स्वास्थ्य पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कई सारी जो विदेशी बीमारियां हैं वो आजकल
पशुओं में पाई जा रही है। ठीक है, तो अक्सर देखा गया है कि कुछ वायरस जो हैं वो आ जाते हैं और जो लिव स्टॉक को हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि लिव स्टॉक का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। इसके स्थापना का जो उद्देश्य है वो है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ाना, लोगों में हल्दी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके साथ ही इसकी खपत को बढ़ाना, कंजप्शन को बढ़ाना। ठीक है, द प्रपोज्ड बोर्ड इज़ टू वर्क अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ये काम करेगा। और कहाँ पे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। इसमें एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, 4 मेंबर्स होंगे जो कि कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष और फार्मास्यूटिकल में से होंगे, और मेंबर्स होंगे साथ ही नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूट के। ठीक है, जो इसके बारे में और रिसर्च में मदद करेंगे। तो इसका उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से हम लोग जागरूकता और साथ ही इसके जो खपत है उसको बढ़ा सकते हैं। तो डिमांड को पैदा करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हल्दी से रिलेटेड, इसकी क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, और साथ ही इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना कि किस तरह से हल्दी जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए दवाई के रूप में भी यूज़ की जा सकती है, साथ ही खाने में तो यूज़ होती ही है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहा जाता है। तो रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसके माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड हम लोग देख सकते हैं, ये एक तरह का वित्त पोषण तंत्र है जिसमें सरकार जो है वो सामाजिक क्षेत्र के पूर्व निर्धारित सेवाओं में वितरण हेतु भुगतान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं को, जैसे कि एनजीओ को एवं निवेशकों के साथ समझौता करती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझौते किए जाते हैं कुछ तरह से सामाजिक कल्याण के लिए। नाबार्ड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे हुई थी, रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी इन 1982। कृषि ऋण से संबंधित कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा, जो कृषि ऋण होती है वो नाबार्ड के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो लोन संबंधित इसके कार्य हैं और साथ ही कुछ नॉन लोन संबंधित कार्य हैं, जैसे कि आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको, उनकी व्यवस्था देखना, साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स की व्यवस्था देखना, तो ये नाबार्ड के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो हाल ही में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये जो आयोजन है ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, और साथ ही एक और ग्रुप है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा ये किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी अनुसंधान के प्रभाव तक न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फूड, इन सब से रिलेटेड ICAR का काम होता है। एग्रीकल्चर में जिस तरह के रिसर्च किए जाते हैं वो ICAR के द्वारा ही किए जाते हैं। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी ज्ञान प्रदान किए जाते हैं, एजुकेशन दी जाती है, लोगों में जागरूकता प्रदान की जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसमें फिशरी भी आती है, बागवानी भी आते हैं, एनिमल साइंस भी आती है, ये सभी कार्य जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किए जाते हैं। इनका एक प्रमुख योगदान था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिसमें फसलों की कई किस्मों को विकसित किया गया था हरित क्रांति में, जैसे कि जया, पहला राइस वैरायटी रिलीज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो जया का नाम आप याद कर सकते हैं। स्वर्ण, पूसा बासमती 1121, ये दुनिया की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बासमती राइस है। ठीक है, तो सबसे
ठीक है। तो सबसे लंबा इस चावल का दाना होता है इसमें पूसा बासमती 1121 में। वीट की कुछ वैरायटी हैं, गेहूं की कुछ वैरायटी हैं जैसे कि HD 2967, इस तरह से। फ्रूट्स की कुछ वैरायटी है जैसे आम्रपाली और अनार में भागवा। इस तरह की जो नई वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं क्रॉप की, इसकी जो उपज होती है वो अधिक होती है। तो इस तरह के जो सीड्स बनाए जाते हैं ये ICAR के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ बीज से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम किया जाता है जिसमें सीड वॉल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो किस तरह से बीजों का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, उनका स्टोरेज कर सकते हैं, इसके लिए सीड वॉल्ट बनाए जाते हैं। नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई है न्यू दिल्ली में, जिससे जीन की सीक्वेंसिंग की जा सके। जो ये नई वैरायटीज़ बनाई जाती है इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जीन्स में कुछ बदलाव करते हैं, जो ओरिजिनल टाइप की जो जीन होती है सीड की, उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो ये सब कार्य भी ICAR के माध्यम से किए जाते हैं। इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कुछ बीज के उत्पादन किए जाते हैं या फिर कुछ नई किस्म की बीज बनाई जाती है जो कि सूखा सह सकते हैं या फिर अत्यधिक बारिश सह सकते हैं। इस तरह के बीज जो हैं ये भी ICAR के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, साथ ही डिफरेंट रिसर्च का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का एग्रीकल्चर का सेक्शन। कृषि के बारे में जो भी न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खनन और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको सुझाव देने हो, जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या फिर जो बदलाव करने हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। बाकी जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से। जहाँ पे भी नोट्स आपको समझ ना आए वहाँ पे आप PT 365 खुद से डाउनलोड करिए और एक बार उसकी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप रीडिंग के माध्यम से उसमें समझ भी सकते हैं खुद से, और इसको बार बार रिवाइज करिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।